दोस्तों नमस्कार। जिस चीन के साथ ट्रेड वार को लेकर दो दो हाथ करने को अमेरिका तैयार था, वही अमेरिका आज चीन के दरवाजे पर यह कहकर पहुंचा कि आप ईरान को समझाइए। अगर उसने व्यापार के समुद्री रास्तों को बंद कर दिया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में आफत आ जाएगी और वह खुद भी उससे बच नहीं पाएंगे। तो ऐसे में चीन चाहे तो ईरान को समझा सकता है। दूसरी तरफ जिस रूस को यूक्रेन युद्ध से अलग करने को लेकर ट्रंप दावा कर रहे थे और 2017 के चुनाव में जब पहली बार वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त उन्होंने खुले तौर पर अपने रिश्ते रूस के साथ या कहें पुतिन के साथ खुलकर बताया था। आज उसी रूस या उन्हीं पुतिन ने खुले तौर पर कहा, ईरान को जो जरूरत होगी उसकी पूर्ति रूस करेगा। रूस इस वक्त ईरान के लोगों के साथ खड़ा है। जिस मिडिल ईस्ट को लेकर सिर्फ इजराइल के भरोसे अपनी ताजपोशी नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर अपने सैन्य अड्डों के जरिए एक नियंत्रण अमेरिका ने बनाया हुआ था, ईरान पर हमले के बाद उस पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर यह बड़ा सवाल हो चला है कि आज ईरान की संप्रभुता खतरे में और बिना बताए जिस तर्ज पर इजराइल ने हमला किया, उसके बाद अमेरिका जिस तरीके से चिता रहा है, ऐसे में साथ क्यों दिया जाए अमेरिका का? क्यों खड़ा हुआ जाए इस युद्ध के पक्ष को लेकर, वह भी इजराइल के साथ? और इन सवालों के बीच पश्चिम एशिया के भीतर अभी तक जो नजर आ रहा था, वो नजारा सिर्फ इतना भर था कि अमेरिका अगर एक पहल करेगा तो ईरान को ठहर जाना होगा। और खास तौर से ईरान और इजराइल के भीतर की कशमकश खत्म हो जाएगी अगर अमेरिका इस युद्ध में कूद जाता है। तो हमला एक ही हुआ, हमला 3 परमाणु ठिकानों को लेकर हुआ। उसकी सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। हानि तो हुई है ईरान को, लेकिन सवाल है कि हानि के बावजूद भी जो कुछ ईरान के भीतर मौजूद है, उसमें बार बार और अपने सैनिकों के सामने ईरान के सुप्रीम लीडर ने जब इस बात का खुला ऐलान कर दिया कि मेरी हत्या भी हो जाए तब भी अब यह युद्ध रुकेगा नहीं, और जिस दिशा में ईरान परमाणु हथियारों को लेकर काम कर रहा है वह दिशा भी थमेगी नहीं। और उसके इस कथन को लेकर ना तो चीन को आपत्ति ना रशिया को आपत्ति। आपत्ति सिर्फ ब्रिटेन को है, ऑस्ट्रेलिया को है, जो खुलकर सामने आए हैं। नाटो देशों के भीतर भी हलचल है। लेकिन बड़ा सवाल यह हो चला है, जो अमेरिका ने सोचा, जो इजराइल ने सोचा, क्या बात अब इन दोनों के हाथ से निकल चुकी है या फिर एकमात्र रास्ता यही है कि अमेरिका खुले तौर पर खुल्लम खुल्ला सीधे इस युद्ध में कूद पड़े? तो अगला सवाल अमेरिका के भीतर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का भी है। दरअसल अतीत के वो तमाम पन्ने इस दौर में खुल गए हैं जिसमें खास तौर पर दुनिया सद्दाम हुसैन को याद करने लगी है। और रशिया भी खुले तौर पर कह रहा है कि जिस वक्त 2003 में यानी 22 बरस पहले आपने मास डिस्ट्रक्शन हथियारों का जिक्र इराक के साथ जोड़कर किया था, केमिकल वेपन्स का जिक्र सद्दाम हुसैन के साथ जोड़कर किया था, और 22 साल पहले जो ऑपरेशन ईरान के खिलाफ नहीं इराक के खिलाफ हुआ, अब वह उसी तरीके से ईरान के खिलाफ तो नहीं होगा? यह सवाल अगर दुनिया के सामने बड़ा है तो हर वो पन्ना खुल रहा है जिसके दायरे में लेबनान है, यूनान है, सीरिया है, इराक है, यानी मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के वह तमाम देश उस दायरे में आकर खड़े हो गए हैं जिसकी कल्पना अमेरिका ने की नहीं थी। वह यह मानकर चल रहा था कि दरअसल उसकी ताकत के आगे और इजराइल के साथ जिस गठजोड़ को अभी तक वो संभाले हुए है, ईरान के हमले के बाद पटरी पर सब कुछ आ जाएगी। लेकिन एक नई तस्वीर जब ईरान से निकलकर आने लगी तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर कहा, परमाणु हथियार, बात तो उसके आगे की ईरान में सत्ता परिवर्तन की है। और ध्यान दीजिए, जिस बात का जिक्र
सत्ता परिवर्तन का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों को अलग तरीके से वहां के रक्षा मंत्री, उन्हीं शब्दों को तीसरे तरीके से अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी जेडी वेंस रख रहे हैं। तीनों का संवाद इस दिशा में बहुत साफ तौर पर जाता है कि दरअसल मसला सिर्फ परमाणु हथियारों तक का बिल्कुल नहीं है। यह मामला सत्ता परिवर्तन का है, यह मामला सुप्रीम लीडर खेमेनेई के खत्म होने का है। और इन तस्वीरों के बीच बड़ी तस्वीर यह उभरती है कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खेमेनेई को लेकर कौन सी परेशानी पश्चिम के देशों में और अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने इस दौर में उभर रही है। जो भी तस्वीरें, हमें लगता है एक तस्वीर आज आपको शुरू में देखनी चाहिए। यह तस्वीर दरअसल 1992 की है, 1992 की है, जब नेल्सन मंडेला ने मुलाकात की थी खेमेनेई से। नेल्सन मंडेला माने जाते थे ऑप्रेस्ड यानी दबे कुचले लोगों के नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। और उस दौर में जब उन्होंने मुलाकात खेमेनेई से की तो उन्होंने कहा, वेस्ट आपको दुश्मन मानता है लेकिन दुनिया के ऑप्रेस्ड लोग, दबे कुचले लोग आपको हीरो मानते हैं। My leader, how are you? Well, it's an honor and a real pleasure. خوشحالیم که شما را اینجا ببینیم. بفرمایید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مخالفت यानी खेमेनेई कोई आज से निशाने पर नहीं है। पश्चिम देश और अमेरिका के निशाने से अगर 1992 में जिक्र नेल्सन मंडेला कर रहे हैं तो बात इस दौर में आते आते किस दिशा में जा चुकी होगी, यह जिक्र खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया में लिखा, सत्ता परिवर्तन कहना राजनीतिक तौर पर सही नहीं माना जाता, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। दरअसल ध्यान दीजिए, जिस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर गए उनके जहन में यह सवाल अभी का नहीं है। 50 के दशक में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ थे। ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन हुआ, जो शासक आया उस शासक के साथ मिलकर परमाणु बम बनाने की दिशा में और शांति शब्द जोड़ा गया, अमेरिका ने ही मदद की थी। लेकिन 1979 के बाद की परिस्थितियां एक झटके में बदलती चली गई, या कहें खुमैनी के आने के बाद से या इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से। तो यह कोई आज का मुद्दा नहीं है, इसको हुए तो तकरीबन 6 दशक बीत गए। 6 दशक पहले का ईरान दोबारा से कैसे उसी तर्ज पर खड़ा हो सकता है, यह सवाल अब ईरान के भीतर भी गूंजने लगा है। ईरान की मौजूदा सत्ता को लेकर खुले विचार वाले लोगों में अभी तक तो विरोध था, लेकिन नई परिस्थितियों में इस हमले के बाद हर कोई ये कहने लगा ईरान के भीतर भी कि सब ठीक है, लेकिन इजराइल और अमेरिकी कठपुतली सरकार ईरान में रहे ये कौन पसंद करेगा। यानी एक झटके में ईरान जो बटा हुआ नजर आ रहा था, वो चाहे खामनेई की सत्ता हो या इस्लामिक पाबंदियां हो, उन सब से हटकर एकजुटता एक झटके में ईरान के भीतर दिखाई देने लग गई। और जब सत्ता परिवर्तन का जिक्र ट्रंप ने किया तो उसके साथ साथ रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने क्या कहा, उन्होंने कहा यह मिशन सत्ता बदलने के लिए नहीं था और ना ही ऐसा कोई उद्देश्य है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया गया हमला सत्ता परिवर्तन के लिए बिल्कुल नहीं था। इस बात का जिक्र रक्षा मंत्री कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि जी, ईरान को फिर से महान बनना है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। और इन सब के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक चैनल में जाते और इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं। यानी 3 बड़े नेता, इन तीनों की मौजूदगी
ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाने के बाद राष्ट्रपति के साथ यह तमाम नेता नजर आए थे और सत्ता परिवर्तन को लेकर तीनों के तीन विचार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मौजूदा वक्त में ईरान के भीतर ईरान के सुप्रीम लीडर जिस तर्ज पर नजर आए, हमें लगता है उस तस्वीर को देखने से पहले जेडी वेंस का यह वक्तव्य तो सुन लेना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी लड़ाई ईरान से नहीं बल्कि परमाणु हथियारों को लेकर है। United States now at war with Iran. No, Kristen, we're not at war with Iran. We're at war with Iran's nuclear program. And let me just say, Kristen, that we're incredibly grateful and proud of the American Air Force pilots who did an incredible job. Many presidents have dreamed of delivering the final blow to Iran's nuclear program, and none could until President Trump. जब दुनिया भर में यह सवाल है तो बड़ा सवाल यह भी है, क्या अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कहीं ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है खुद अमेरिका के भीतर? सवाल डेमोक्रेट्स का नहीं, रिपब्लिकन्स का भी है और सवाल रिपब्लिकन्स के सपोर्टर्स का भी है। और उससे एक कदम आगे मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी रिपोर्ट अमेरिका में आ रही है, उस रिपोर्ट ने बतलाया है कि दरअसल दुनिया भर में अमेरिका के इस कदम को लेकर विरोध हो रहे हैं। अमेरिकी समर्थक देशों में नहीं बल्कि उन देशों में जो कि स्ट्रेटेजिकली या कहें डिप्लोमेटिकली अमेरिका के साथ खड़े नजर आते थे। और यहां तक कि मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के भीतर भी विरोध खुलकर हो रहा है। और शायद इसीलिए इस दौर में अमेरिका ने अपने नागरिकों को दुनिया भर में कह दिया कि आप सफर ना करें। बकायदा इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में यात्रा में बाधा उत्पन्न हुई है और हवाई क्षेत्र को समय समय पर बंद किया गया है। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों और हितों के खिलाफ प्रदर्शन की आशंका है और विदेश विभाग दुनिया भर के अमेरिकी नागरिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह देता है। कृपया यात्रा की योजना बनाते समय हमारी यात्रा सलाह, देश की जानकारी और किसी भी हालिया सुरक्षा अलर्ट को ध्यान से पढ़ लें, तभी आप बाहर निकले। यह जिक्र अमेरिकी प्रशासन अब खुले तौर पर कर रहा है और जो अलर्ट उसने जारी किया है उसमें सऊदी अरब, तुर्की, लेबनान, इराक, यूएई, जॉर्डन, युगांडा, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, पनामा तमाम देशों को लेकर है। वह भी एक दृश्य देख लीजिए और जरा समझिए किस तरीके से अमेरिका इस वक्त दुनिया भर के भीतर अपने आप में एक सवाल हो गया। वो समाधान खोजने की जगह खुद में एक सवाल बन गया है। अलर्ट की सबसे बड़ी वजह या कहें अमेरिकी नागरिकों को सावधान करने की सबसे बड़ी वजह इस दौर में चीन और रूस का भी ईरान के साथ खड़े होना है। यानी दुनिया भर के भीतर जो अलग अलग ताकतें हैं उसमें सिवाय इजराइल के और नाटो कंट्रीज से उसके अलावे आपको अमेरिका के साथ खड़े कोई दिखाई नहीं देगा। स्थितियां तो इतनी विकट है कि बकायदा चीन एक संकेत भी दे रहा है और नॉर्थ कोरिया ये कहने से कतरा नहीं रहा है कि ऐसे में तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने की दिशा में मदद भी करना होगा और परमाणु हथियार देने भी होंगे। यानी ये परिस्थिति कभी किसी ने कल्पना की नहीं थी कि इसका खुले तौर पर जिक्र होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो वह चीन के दरवाजे पर जाकर कहते हैं कि ईरान को होर्मुज़ जल डबरू मध्य बंद करने से रोकिए, क्योंकि संसद ने फैसला ले लिया और सुप्रीम लीडर के ठप्पे का इंतजार है, उनकी मोहर लगेगी और हो जाएगी। और बकायदा उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने, कि अगर ईरान जल डमरू मध्य को बंद करता है तो यह उनके लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। हमारे पास इससे निपटने के वैकल्प तो मौजूद हैं, लेकिन बाकी देशों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि इसका असर उनके आर्थिक हालातों पर पड़ेगा। और मैं चीन सरकार से कहना चाहता हूं कि वह ईरान से इस बारे में फोन करके बात करें, क्योंकि चीन भी अपने तेल के लिए होर्मुज़ जल डमरू मध्य पर काफी हद तक निर्भर है। और यह भी एक सच है कि दुनिया भर में तेल की आवाजाही 20% इस इलाके से होती है। तेल और गैस की आपूर्ति के लिए यह रास्ता रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और मध्य पूर्व के तेल वाले देशों को एशिया हो, यूरोप हो या फिर उत्तरी अमेरिका समेत दुनिया के अन्य हिस्सों को जोड़ता है। अमेरिका के सामने मुश्किल यह है कि उसे यहां से तेल तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन देशों की इकोनॉमी डगमगाएगी उसके साथ इस दौर में जो टैरिफ के समझौते हुए हैं, फिर मुनाफा उसे कहां मिलेगा? क्योंकि इकोनॉमी अगर देशों की डगमगाएगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भयानक असर पड़ेगा। और चीन इन सब के बीच कह रहा है कि सब संयम बरतिए, बल प्रयोग की आदत से बचिए। वह अमेरिका को कह रहा है और हालात को और ना बिगड़ने दे और आग में घी डालने जैसा कोई कदम ना उठाएं और स्थिति काबू में रखिए, उसे बाहर बिल्कुल मत जाने दीजिए। यानी ये एक नई परिस्थिति। और इन सब के बीच विदेश मंत्री ईरान के वह मास्को पहुंचे और मास्को में जब उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और वहां पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकाची का जिस लिहाज से स्वागत किया गया और ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले को पूरे तरीके से निराधार पुतिन ने बताया। और पुतिन ने बाकायदा क्रेमलिन वार्ता की शुरुआत में यह टिप्पणी कर दी कि रूस ईरानी लोगों की मदद के लिए तैयार है। और अगर पहले से नहीं बताया गया तो ऐसे में अब किसी भी तरीके से कोई भी हालात हो, ईरान की जरूरतों को वह पूरा करेगा। यानी जो भी जरूरतें ईरान की होंगी उसको वह पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। जाहिर है ऐसे में 3 सवाल और बड़े हो गए हैं। हमें लगता है पहले उस मुलाकात का एक दृश्य तो देख लीजिए जो ईरानी विदेश मंत्री पहुंचे मास्को और पुतिन से मुलाकात की। युद्ध के बीच में मास्को पहुंचकर पुतिन से मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री की मायने रखती है, या कहें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसका एक महत्व इतना ज्यादा है कि यह अमेरिका के लिए भी काफी परेशानी का सबब है, क्योंकि इस वक्त चीन और रशिया ईरान के साथ खड़े हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव उन्होंने तो बहुत साफ तौर पर कहा कि दरअसल युद्ध में अमेरिकी भागीदारी कैसे होगी इसकी संभावनाओं का जिक्र जो है ट्रंप ने जरूर किया था पुतिन के साथ, लेकिन हमला कर देंगे इस बारे में कोई बातचीत बिल्कुल नहीं हुई थी। और इसके खुले संकेत जो हैं क्रेमलिन के प्रवक्ता ने दिए, ये कहते हुए कि दरअसल अब इजराइल और ईरान का जो युद्ध है, जो लंबे वक्त से तनाव और अब युद्ध की शक्ल में आया है, ये बिल्कुल एक न्यू नॉर्मल की स्थिति में चला गया। न्यू नॉर्मल का मतलब बहुत साफ होता है कि पहले की स्थिति से कहीं ज्यादा भयावह स्थिति नॉर्मल मानी जाएगी। यह संकेत वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन यह भी समझना होगा कि विदेश मंत्री ईरान के जब मास्को जा रहे थे उसके जाने से पहले उन्होंने 3 संकेत खुले तौर पर दिए थे कि अब डिप्लोमेसी का धोखा नहीं खाएंगे। जो डिप्लोमेसी साथ करनी थी अमेरिका के, उन्होंने धोखा दिया है। ईरान को पूरे तरीके से जिस तर्ज पर इजराइल ने हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पर खामोश रहे, अब इसका धोखा भी सहन नहीं करेंगे। और अमेरिकी नागरिकों को भी धोखा ट्रंप ने यह कहकर दिया है मिडिल ईस्ट के भीतर युद्ध खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने युद्ध को ना सिर्फ भड़काया बल्कि खुद उसमें भागीदारी बन गए। अगर वो कहते तो इजराइल हमला कर नहीं सकता था। इन बातों का उन्होंने जिक्र किया और इसको कहकर वह मास्को के लिए आए। इन बातों के साथ साथ यह भी समझिए कि एक तरफ सुप्रीम लीडर की सत्ता और उसको बेदखल करने की सोच अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने है, तो सेनाओं से मुलाकात के बाद सुप्रीम लीडर ने 2 बातें खुले तौर पर कही। पहली बात तो उन्होंने कही कि दरअसल किल मी द वार वॉन्ट एंड, चाहे मुझे मार डालो लेकिन अब युद्ध
खत्म या रुकेगा नहीं। और नहीं का मतलब यह था उसके साथ साथ, जिसका जिक्र ईरान के मिलिट्री सेंट्रल कमांडर ने, जुल्फगारी जो हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल ट्रंप को उन्होंने गैमलर शब्द के साथ जोड़ा और कहा, गैमलर ट्रंप, आपने युद्ध शुरू जरूर किया लेकिन इसे खत्म अब हम करेंगे। यानी दो परिस्थितियां सामने हैं, एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री जो कह रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर सेना के साथ जिस अंदाज में बैठे हैं। جای خود خبر رو همبری میکنیم مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه که مخصوص بود به دست نیامد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Trump was elected on a platform of putting an end to America's costly involvement of forever wars in our part of the world. He has betrayed not only Iran by abusing our commitment to diplomacy, but also deceived his own voters by submitting to the wishes. अमेरिका की मुश्किल तो यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूनाइटेड नेशन हो या यूनाइटेड नेशन के मातहत जो परमाणु नियंत्रण को देखने वाली संस्था है, आज जिस इमरजेंसी बैठक में जिक्र हुआ उसमें 3 बड़े सवाल सीधे सीधे अमेरिका को खारिज कर रहे हैं। क्योंकि रूस और चीन ने जिन बातों का जिक्र किया और खास तौर से दिमित्री मेदवेदेव, उनका ये सुरक्षा परिषद में जो डिप्टी चेयरमैन है, उनका ये बहुत साफ तौर पर कहना था कि अमेरिका ने सैन्य और कूटनीति रणनीति जो अपनाई वो दरअसल और ज़्यादा उल्टी पड़ गई और ईरान की सत्ता और मजबूत हो गई, क्योंकि अमेरिकी हमले नाकाम साबित हुए। यह जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं, रूस कर रहा है और ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। तो क्या इन्हीं वजहों से एक झटके में मामला शिफ्ट हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि ईरान ग्रेट तभी होगा जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? या फिर नेतान्याहू लगातार जिस तरीके से निशाने पर खामेनेई को ले रहे थे, अब उनके पास भी कोई विकल्प बचा नहीं है? अन्यथा युद्ध रुके या युद्ध लगातार फैलता चला जाए, दोनों परिस्थितियों में इजराइल के पास संकट और हथियार दोनों से बचने का एक ही उपाय है, वो है अमेरिका। और अमेरिका के सामने मुश्किल यह है कि इस वक्त जो रिपोर्ट उनके अपने देश के भीतर तुलसी गाबार्ड जो इंटेलिजेंस के तौर पर देती हैं, जो यूनाइटेड नेशन कह रहा है, जो परमाणु नियंत्रण संस्था कह रही है, जो रूस कह रहा है, जो चीन कह रहा है, जो मिडिल ईस्ट के देश कह रहे हैं, इन सारे सवालों के बाद हमले दर हमले आखिर में एक युद्ध को एक ऐसे विस्तार की दिशा में ले जा रहे हैं जहां पर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। उसका असर उस इकोनॉमी पर पड़ेगा जिस इकोनॉमी के भरोसे अमेरिका ग्रेट होने की लगातार सोच रहा है। और ट्रंप इसी रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। शायद इसीलिए एक दृश्य बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौर में ईरान के 6 एयरपोर्ट निशाने पर इजराइल लेता है। जो रनवे है, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, ईंधन भरने वाले विमान हैं, जो ईरान के पास जो भी जहाज खड़े थे सभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और दूसरी तरफ इजराइल के बड़े शहरों को निशाना पर लेने से लगातार चूक नहीं रहा है ईरान, उसकी मिसाइल लगातार दागी जा रही है। ये दोनों दृश्य, और खास तौर से जरा कल्पना कीजिए रात के समय क्या परिस्थिति होती होगी। और इन सब के बीच अब भारत के भी पुराने डिप्लोमेट्स इसको बताने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल
ईरान को लेकर संकट जिसका जिक्र अमेरिका कर रहा है वो गलत है। क्यों गलत है, उन्हीं की बात सुनिए जरा, और इस दृश्य को पहले देखिए जो कि रात के अंधेरे में मिसाइलों के जरिए जो शोर मचता है वो तेल अवीव शहर हो या फिर तेहरान हो। Ask the question, which is the most dangerous regime? Is it Netanyahu or Iran? It is Netanyahu who has started this aggression. And Israel has carried out so many wars. Whom did Iran attack in the last 20 years? Nobody. So Trump's description of Iran as the most dangerous regime is absolutely wrong. ये भारत के पूर्व डिप्लोमेट हैं KP फेबियन। इनका कहना है कि दरअसल पिछले 20 बरस में इजराइल ने कई युद्ध किए, ईरान ने नहीं किए, और ट्रंप का ईरान को डेंजरस रिजिम कहना बिल्कुल गलत है। अमेरिका ने ही हमला किया और इससे पहले इराक पर किया, अफगानिस्तान पर किया। इन तमाम बातों का जिक्र भारत के पूर्व डिप्लोमेट FV फेबियन कर रहे हैं। और इन सब के बीच यूनाइटेड नेशन जिन सवालों को उठा रहा है उसके संकेत आज खुले तौर पर यही उभर कर आए कि जो हमला अमेरिका ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए किया, दरअसल इस दौर में वो महत्वाकांक्षा न सिर्फ और तेज हो गई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज इस वक्त हर दुनिया के देश के सामने यही गया है कि अगर वह परमाणु हथियारों से लैस होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसकी संप्रभुता पर चोट नहीं कर पाएगी। और अगर परमाणु हथियारों की दिशा में ईरान काम कर रहा है तो उसकी अपनी जो बार्गेनिंग डिप्लोमेटिक हो, बार्गेनिंग पॉलिटिकल हो या बार्गेनिंग इकोनॉमिक एस्पेक्ट से हो, इन तीनों वजहों से ईरान की ताकत उस परमाणु परीक्षण पर ही टिकी है जिसका खौफ दिखाया गया, लेकिन बात उल्टी पड़ गई और ग्रेट ईरान बनाने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति को सत्ता परिवर्तन का जिक्र करना पड़ गया। और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुले तौर पर अपनी ही सेना के सामने कह दिया, अब युद्ध खत्म हम ही करेंगे, चाहे मेरी हत्या ही क्यों ना हो जाए। ये सवाल सिर्फ होर्मुज़ जल डमरू मध्य या रेड सी तक नहीं है। यह सवाल दुनिया की इकोनॉमी भर का नहीं है। यह सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार न्यूक्लियर वार के जरिए इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग की दिशा में पूरी दुनिया को खड़ा कर चुका है। और सबसे गंभीर सवाल यही है कि इस पर दुनिया के तमाम ताकतवर देश या तो बटे हुए हैं या फिर वह इसकी गंभीरता से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि अब उनके अपने अस्तित्व का भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।